हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर स्टार्ट होता है पेंटिंग से। पेंटिंग जो है वो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग का नाम था द पैक्ट बिटवीन नेशन। इस पेंटिंग से उन्होंने जो आइडिया डिपिक्ट करने की कोशिश की है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। 4 प्रिंट बनाया था। फर्स्ट प्रिंट जो है वो ये शो करता है कि यूरोप और अमेरिका के जितने भी मैन एंड वुमेन है, रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द एजेस एंड ऑल द सोशल क्लासेस, वो एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च करते हुए आ रहे हैं और स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे हैं। जो भी सबसे पहले जाएगा, उनका जो फ्लैग है वो नेशनलिज्म अटेन कर लेगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस इन फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, और वहाँ पे जो है मोनार्क रूल को जो है वो एंड करने की कोशिश की गई थी। तो वहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए थे ताकि लोगों के अंदर कलेक्टिवनेस की फीलिंग आए, फर्स्ट स्टेप था द आइडिया ऑफ ले पैट्री, द फादरलैंड एंड द ले सिटीजन द सिटीजन, कि ये सारे लोग जो हैं वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे राइट्स एंजॉय कर सके। नया फ्लैग ट्राई कलर को चूज़ किया गया था ताकि जो वहाँ का पुराना रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग है उसको रिप्लेस किया जाए। स्टेट जनरल इलेक्शन हुआ था, स्टेट जनरल में इलेक्शन हुआ था बाय द एक्टिव सिटीजन, और उसका रीनेम किया गया नेशनल असेंबली। उसके हिम्स वगैरह कंपोज किए गए थे। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को प्लेस किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था यूनिफॉर्म लॉ सारे सिटीजन्स के लिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को एबॉलिश कर दी गई थी, यूनिफॉर्म सिस्टम एंड वेट्स मेजर्स को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट, फ्रेंच जो है वो बोला जाएगा, लिखा जाएगा पेरिस में, जो कि वहाँ का कॉमन लैंग्वेज हो गया था नेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिविल कोड ऑफ 1804 और उसका इम्पैक्ट क्या था। तो सिविल कोड ऑफ 1804 को ही नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 कहते हैं। ऑल द प्रिविलेज बाय बर्थ को रिमूव कर दिया गया था, इस्टेब्लिश की गई थी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया था। जो कोड है वो पूरे फ्रेंच कंट्रोल जहाँ जहाँ नेपोलियन का रूल था वहाँ पे किया गया था। एबॉलिश कर दिया गया था फ्यूडल सिस्टम को, सर्व टर्म, मानुअल ड्यूज। पीजेंट आर्टिसंस वर्कर्स जो है वो अब बिज़नेस ईजिली कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो नया लॉ बना था कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह सबको हटा दिया गया था, एक्सचेंज ऑफ गुड जो है वो ईजी हो गया था। नेक्स्ट, इम्पैक्ट क्या था। तो रिएक्शन जो लोकल पॉपुलेशन का फ्रेंच रूल में था वो मिक्स था। इनिशियली अलग अलग प्लेस में जो है, जैसे ब्रुसेल वगैरह है, वहाँ पे फ्रेंच आर्मी जो है वो वेलकम की थी लिबर्टी को। बट आफ्टर डैट जो है नेपोलियन पावर में आता तो वो डिक्टेटरशिप जो है वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर लेता है। टैक्सेशन इंक्रीज़ कर दी जाती है, सेंसरशिप इंक्रीज़ कर दी जाती है फ्रेंच आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट, मिडिल क्लास का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो उन रेडिकल जितने भी थे उन लोगों ने डिमांड की थी फॉर द सफ्रेज, राइट टू इक्वालिटी, जो कि जैकोबिन क्लब जो है वहाँ पे सिर्फ उसने एडल्ट मेल्स को ही परमिशन दिया था। बट नेपोलियन ने भी सेम चीज़ को किया था, वुमेंस के राइट को स्टेटस एज अ माइनर दिया गया था, तो उसको हटा के नेक्स्ट सफ्रेज की बात की गई थी कि सारे मेन एंड वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स दिया जाए। नेक्स्ट, 1834 में कस्टम यूनियन, जिसको जोलेवेरियन कहते हैं, वो फॉर्म हुआ था। इसको इनिशिएट किया था प्रूशियन किंग। बहुत सारे जर्मन नेशन इसको ज्वाइन किया गया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि ट्रैफिक बैरियर को ख़त्म करना, और नंबर ऑफ करेंसी जो इसको रिड्यूस किया 30 से 2। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म वैसे लोग होते हैं जो बेसिकली सोसाइटी के अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते। तो 1815 में 4 पावर, यूरोपियन पावर जो है ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये इन सब ने कलेक्टिवली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट करते हैं। और ट्रीटी ऑफ विना प्लेस था, वहाँ पे उन लोगों ने ट्रीटी साइन की जहाँ पे नेपोलियन ने जो सारे चेंजेस किया उसको अंडू करना है। तो इसके चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक। ये सारे डेलीगेट्स जो है वो ट्रीटी ऑफ वेना साइन करते 1815 में। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था ऑल द चेंजेस डन बाय द नेपोलियन उसको अंडू करना। बर्बर डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया था। इसके बाद फ्रांस ने जो भी एरिया को एनेक्स किया था अंडर द नेपोलियन, उसको वापस कर दिया गया था। सीरीज़ ऑफ स्टेट को सेटअप किया गया था फ्रांस की बाउंड्री में, ताकि फ्यूचर में उसका कोई एक्सपेंशन ना हो सके। नेक्स्ट, 39 स्टेट्स जो कि नेपोलियन ने फॉर्म किया था, जर्मन कॉन्फेडरेशन, उसको रिमेन अनटच रखा गया था। रशिया का जो है वो पोलैंड को दे दिया गया था। रशिया का कुछ पार्ट जो है ईस्ट में। नेक्स्ट, प्रूशिया जो है वो
पार्ट उसका भी शेयर कर दिया गया था। तो मेन इंटेंशन जो था ट्रीटी ऑफ विना का डेट वाज कि मोनार्की जो है उसको रीस्टोर करना है, और नेपोलियन ने जो बेसिकली मोनार्की को ओवरथ्रो किया था उसको फिर से कंजर्वेटिव सोसाइटी यूरोप में बना दिया जाए। नेक्स्ट स्टार्ट होता है रिवॉल्यूशनरी एरा। तो इटालियन रिवॉल्यूशनरी मज़नी जो है वो बॉर्न हुए थे जिनों में 1805 में। वो जो है मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करते हैं। एट द एज वो 24 के थे, तो उनको एग्जाइल कर दिया जाता है 1831 में, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह पे रिवॉल्यूशन एक्टिविटी फॉर्म किया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ रोमांटिज्म इन क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो रोमांटिज्म में बेसिकली लोकल सॉन्ग्स, पोएम, लैंग्वेज इनका यूज़ करके लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करना। तो कल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था कि नेशन के लिए आइडिया को क्रिएट करना, नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा देना। इसमें जो रोमांटिक का नेम फेमस है, दैट इज़ जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटिफाइड। इन्होंने क्लेम किया था कि जर्मन कल्चर जो है उसको डिस्कवर करना है कॉमन पीपल तक। फिर उन्होंने फ़ोक सॉन्ग्स लिखे थे, पोएट्री लिखे थे, डांस वगैरह जो है उन्होंने मेंशन किया था कि इन सबको जो है रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाना, ताकि नेशन बिल्डिंग जो है वो क्रिएट हो जाए। इन्होंने मेंशन किया था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, तो नेशनल जो मैसेज है वो सब तक नहीं पहुंच पाता। तो इन्होंने कहा था कि जो लोकल लैंग्वेज होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। 1830 जो है उसको कंसिडर किया जाता है इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप 19th सेंचुरी में, क्योंकि इस टाइम पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सडन इंक्रीज़ हुआ था, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पॉपुलेशन रूरल एरिया से माइग्रेट करके, जो भी स्लम एरिया है वहाँ से माइग्रेट करके सिटीज़ में जाना स्टार्ट की थी। तो स्टिफ कॉम्पिटिशन हो जाता है फॉर द वर्कर्स। इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी थे वहाँ पे चीप अवेलेबल लेबर आ चुके थे, तो सब लोग जो है उनसे वर्क करवाने लग गए थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे आ गया था। ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट हो जाता है, फिर जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हंगर, फूड शॉर्टेज होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग हंगर से उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी जो है उसमें सबसे पहले आता है रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो कमांडर इन चीफ थे प्रूशिया के। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिनको आर्किटेक्चर ऑफ जर्मनी कहा जाता है, कि वो पूरे प्रूशियन आर्मी की हेल्प से, ब्यूरोक्रेसीज की हेल्प से जो है वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जो है उनको हराएंगे। और फाइनली जो है 18 जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट को डिक्लेयर कर देंगे एज अ यूनिफाइड किंग। तो इनिशियली इन्होंने जंकर्स की हेल्प ली थी, जो कि प्रूशिया के लैंड ऑनर्स थे। इन्होंने हेल्प बहुत ज़्यादा किया था फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 7 ईयर तक 3 वॉर्स चले थे, और फाइनली जो है 1871 में जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो एट द पैलेस ऑफ वर्सलाइज प्रोक्लेम करते हैं जर्मन एम्पायर जो है वो केसर विलियम फर्स्ट जो है वो किंग जो है वो हेड करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर द यूनिफिकेशन जर्मनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर करता है, बैंक, लीगल प्रोसेस, जुडिशियल सिस्टम्स वगैरह को फॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली जो है वो यूनिफाइड होता है, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। इनिशियली 7 स्टेट्स में डिसाइडेड था, जिसमें सार्डिनिया पार्लियामेंट जो है वो रूल करते थे प्रिंसली स्टेट को। नॉर्थ जो है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था। सेंट्रल जो था वो पोप के कंट्रोल में था। साउदर्न रीजन जो है बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में थे। इटालियन लैंग्वेज जो है वो कॉमन था, बट हर पार्ट में बोले नहीं जाते थे। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मज़नी। 1830 में इन्होंने बहुत ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया था, इटालियन रिपब्लिक फॉर्म किया था, यंग इटली, यंग यूरोप, बट इवोल्यूशनरी जो है वो कंटिन्यूसली फेल होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट, इन्होंने सार्डिनिया पार्लियामेंट में किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। फिर आता है चीफ मिनिस्टर का रोल, जो कि कैवर थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा रीजन को यूनिफाई किया था। ना तो ये रिवॉल्यूशनरी थे, ना ही डेमोक्रेट थे। ये वेल्दी एजुकेटेड मेंबर थे इटालियन इलाइट के। इनको फ्रेंच ज़्यादा अच्छा आता था इटाली में, लेकिन इन्होंने फाइट किया था। नेक्स्ट, रोल ऑफ गारिबाल्डी। इन्होंने 1860 में साउथ में जाके हेल्प की थी विक्टर इमैनुअल सेकेंड की, एंड फाइनली जो है वो पूरा इटली यूनाइट हो जाता है 1861 में, और विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो है वो किंग बन जाते हैं यूनिफाइड इटली के। साउथ पार्ट जो है वहाँ पे ले टैलिया जो है उनको कंसिडर किया जाता था विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ को, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेट थे।
नेक्स्ट आता है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। मॉडल ऑफ नेशन स्टेट बिल्डिंग जो था स्ट्रेंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई फाइट होता है, अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन था, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, ये सब एथनिक ग्रुप था। कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन यहाँ का अलग था, बट इंग्लिश पीपल जो थे वो स्टेडली ग्रो करते हैं, वेल्थ इनका ज़्यादा था, इंपॉर्टेंस था, पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे। तो इंग्लिश पार्लियामेंट में इन्होंने पावर पूरा कंट्रोल कर लिया था फ्रॉम द मोनार्की। और ये जो है एक एक्ट पास करते थे, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, जहाँ पे इंग्लैंड स्कॉट जो है वो फॉर्मेशन कर लेता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड, ब्रिटिश, ये सब जो है स्कॉटलैंड जो है उनको फोर्स करते हैं कि वो भी इनके साथ कंट्रोल में आ जाए। नेक्स्ट आयरलैंड जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था इस चीज़ से, क्योंकि वहाँ पे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड था। इंग्लिश जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी प्रोटेस्टेंट को, ताकि वो इनके इन्फ्लुएंस में आ जाए। नेक्स्ट फाइनली जो है एक्ट पास होता है जिसमें कि ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हो जाता है, ब्रिटेन नेशन फॉर्म होता है, यूनाइटेड किंगडम इन 1801। एंड इनका जो सिंबल होता है ब्रिटेन का, फ्लैग का, द यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट करते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एलिगरी? एलिगरी जो होता है वो बेसिकली फीमेल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जो कि क्रिएट किया जाता है ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाए। दो एलिगरी होते हैं, जर्मेनिया जो कि जर्मन के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट मरीनिया जो कि फ्रांस की थी। ये इन पे ओक लिव्स का क्राउन है जो कि रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म को। नेक्स्ट है टेंशन अराइज इन बल्कन रीजन। बल्कन जो है वो बेसिकली सीरियस सोर्स बन जाता है नेशनलिस्ट टेंशन 1871 में। जोग्राफिकली ये था रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, इन सब वाले कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट थे जिनके ओरिजिनल इनहेबिटेंट को स्लेव्स कहते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन जो था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। जैसे ही आइडिया ऑफ रोमांटिक और नेशनलिज्म फीलिंग जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, तो बल्कन जो नेशन था वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है ऑटोमन एम्पायर के अंदर। ऑल थ्रू 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ करने की कोशिश करता है, बट डिफ़िकल्ट हो जाता है, सक्सेस ज़्यादा नहीं मिल पाता। फिर यूरोपियन सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, इंटरनल जेलसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जब ग्रीस इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर इनकी डिमांड थी कि इनको भी इंडिपेंडेंट होना है। आइडियाज़ ऑफ इम्पेरियलिज्म जो है वो मेन कॉज हो जाता है टेंशन अराइज होने का, और ये माइनर कॉज बन जाता है फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 का।